ठीक है, सही रहेगा आप लोगों के लिए। डन ना? जी, ठीक है। किस तरीके से लिखना है ये भी बता दूंगी, कौन कौन, जैसे अपने मेरे पास में पूरी मेंस की बुक है। देखिए पूरी बुक है जिससे हमने पढ़ाई करी है, इसका नाम है सिंगल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। ऑल ओवर स्टेट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑल ओवर स्टेट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे इसके अंदर है। कि भाई यदि मान लीजिए कि आप राजस्थान का दे रहे हो, गुजरात का दे रहे हो, वेस्ट बंगाल का दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो, तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन है। आज ही जो बड़ा बचा है वो हम एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने पढ़ लिया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब हम पढ़ेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन से कोर्ट में होते हैं, खुशबू या खुशप्रीत, कोई भी बता दीजिए। कौन से कोर्ट में होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? बताइए, किसी को पता है तो माइक ऑन करके बताइए। मैम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट जुडिशियल में। मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट्स में होते हैं। तो देखो क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट शैल, मैंने पहले ही बताया था क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट हमारे लोअर जुडिशरी के होते हैं, तो वर्ड है स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन और मोर एपीपी फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। आई होप ये मतलब पहली लाइन समझ सबको समझ में आ गई, क्या आगे का सेक्शन समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे शैल वर्ड क्यों है। एक बार हैंड रेज करिए कि शैल वर्ड क्यों है, और जिसको नहीं पता शैल वर्ड क्यों है एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए, वैसे पता होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एपीपी कंडक्टिंग एनी क्लास केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस को कंडक्ट करने के लिए शेल अपॉइंट करेंगे एक या एक से ज्यादा पीपी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक या एक से ज्यादा पीपी। आप देखो, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, प्री में भी आ सकता है। कि जहां पर अब एपीपी है ही नहीं, कोई एपीपी है ही नहीं, या किसी पर्टिकुलर केस के लिए एपीपी की जरूरत है, तो क्या होगा। तो इसमें सब चीजों को भूल भाल के आपको याद रखना है, डीएम कौन अपॉइंट करता है, डीएम अपॉइंट करता है। अब देखो डीएम किसी भी पर्सन को एपीपी अपॉइंट कर सकता है। तो अब यहाँ पे बात है कि भाई किसी भी पर्सन को कर सकता है, तो इसके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन क्या है, ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया हो, तो वह एपीपी नहीं बन सकता है। याद रहेगा, एक बार याद रखो कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, पीपी भी नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन, उसे बना सकता है एपीपी, एपीपी बनाएगा इन फॉर अ पर्टिकुलर केस व्हेन नो एपीपी इज अवेलेबल, लेकिन 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने पर्पल कलर कर रखा है, तो पर्पल कलर का मतलब आप समझ गए हो कि ये न्यू एडिशन है। नोट्स में ऐसा ही रहेगा, जहां पर भी चेंजेस होंगे तो मैं इसको पर्पल कलर से कर दूंगी। आपने मेरे बीएनएस के नोट्स भी देखे होंगे कि जहां जहां चेंजेस है मैंने पर्पल कलर से कर रखा है, तो पहले ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं। तो क्या कहा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन इन एलिजिबल, देखो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, इन एलिजिबिलिटी, कि ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया हो, जिस ऑफेंस के संबंध में अक्यूज प्रोसिक्यूट किया जा रहा हो, उससे संबंधित ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया हो, वह व्यक्ति इन एलिजिबल है। और ऐसा व्यक्ति जो बिलो द रैंक ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर, अब जल्दी से क्विकली हम याद करते हैं, हमने क्या याद करा कि वह व्यक्ति एपीपी बन सकता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे में, और जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे शेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूटिंग इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बट जहां पर एपीपी नहीं है वहां कौन अपॉइंट करेगा, याद रखना है आपको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देख किसी भी व्यक्ति को, देखो क्या लिखा हुआ है, एनी अदर पर्सन, लेकिन इसके लिए 14 डेज का, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया 14 डेज क्योंकि आपको प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीएनएसएस में कुछ भी बदलाव नहीं हुए, बीएनएसएस में कैसे बदलाव हुए हैं, ये डेज वाले, बदलाव हुए। तो आपको 14 डेज का स्टेट गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और लेकिन कौन व्यक्ति नहीं बन सकता, पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया हो, और पुलिस ऑफिसर जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हो। डन, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। समझ में आ जाना चाहिए, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन एपीपी बन सकता है। आ जाइए, क्या होते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन।
ये है ना, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है मैं बता देती हूँ आपको। ये कोई मतलब व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये जो हम पढ़ते हैं ना पीपी, हाई कोर्ट के पीपी, हम पढ़ते हैं सेशन कोर्ट के पीपी, एपीपी पढ़ते हैं हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, या जो इनके लोगों के डायरेक्शन में काम करते हैं ना, उनका उनका एक समूह बना दिया जाता है। उनका एक समूह बना दिया जाता है, तो वो होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। पढ़ लेते हैं, एग्जाम में मुझे लगता नहीं है पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हर स्टेट में, हर स्टेट में। और कितने ही मतलब एक को तो बना दी कि डायरेक्टर, और बहुत सारे लोगों को बना सकती है डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, और इतना नेसेसरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब सब अननेसेसरी, कोई भी मेंस में नहीं पूछता है एक बार। लेकिन फिर भी इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ओपन करते हैं। हम्म, दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश, तो स्पेसिफिकली समझ में आ गया आपको कि मे वर्ड है, जरूरी नहीं है। अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट, इन द स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बनाएगी? स्टेट में बनाएगी। कंसिस्ट कौन होंगे इसके अंदर? एक तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देखो क्या लिखा हो, आ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। समझ में आ गया कि एक तो डायरेक्टर होगा, और जितने उसको थिंग्स फिट लगे उतने क्या हो सकते हैं? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फिर अब क्या लिखा हुआ, लेकिन ये तो स्टेट के बारे में हो गया। अब क्या लिखा हुआ है? आर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में भी बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में भी बना सकती है। ठीक है, कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। देखो वापस समझना, डायरेक्टरेट एक ऑफ प्रोसिक्यूशन एक जगह है, एक जगह है, मतलब मान लीजिए एक घर है, उस घर के अंदर कौन रहता है? डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। कौन बनाती है, मतलब डायरेक्टरेट कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर होंगे, उनके अंदर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, a director of prosecution or deputy director of prosecution if he has been in practice for as an advocate for not less than 15 years or has been a session judge। क्वेश्चन बन सकता है आपका प्री के हिसाब से कि किसे डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बनाया जा सकता है, तो जिसने 15 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करी हो या सेशन जज, याद रहना चाहिए आपको। और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किसे बनाया जा सकता है? जिसकी जो जिसने 7 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो। साइड में मत देखो, अब वापिस याद रखो हमने क्या याद करा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक जगह घर बना देगी। मान लो उस घर में होंगे 3 लोग, एक हो सकते हैं 3 लोग। एक होता है डायरेक्टर, ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर, और बहुत सारे हो सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। तो डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर होंगे, उनके लिए कम से कम 15 साल, 15 साल एज एन एडवोकेट काम किया हो, या क्या हो? सेशन जज हो। आई होप समझ में आ गया, याद भी हो जाना चाहिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसने 7 साल काम किया हो। ये चेंज हुआ है, पहले इतना ज्यादा था नहीं क्वालिफिकेशन। उसने 7 साल काम किया हो, या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो। आई होप एक बार हैंड रेस कर दीजिए। समझ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, 3 चीजें हैं। एक घर है, उसमें 3 लोग हैं, क्योंकि बार बार ये शब्द आता है ना, डायरेक्टरेट और ये सब शब्द आते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी चीज समझ गए, एक घर है जिसे स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, और उस घर के लोगों के लिए क्वालिफिकेशन है कि कौन कौन उसके अंदर अपॉइंट हो सकते, 3 लोग अपॉइंट हो सकते हैं। अब देखो, ये भी देख लो, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मैंने क्या बोला? एक डायरेक्टर होता है, तो ऑफ कोर्स हेड कौन करेगा? वो डायरेक्टर करेगा। ठीक है, और जो काम किसके अंडर करता है? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट, इन द, जो गृह मंत्रालय होता है ना स्टेट का, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर के नीचे होंगे डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और कुछ देखते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं एक चीज और बता देती हूँ
सेक्शन ये जो चैप्टर 20 सेक्शन 21 है पावर ऑफ कोर्ट्स भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो कौन कौन से कोर्ट ट्राई करेंगे। सिर्फ ये सेक्शन पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा और आगे का भी पढ़ लेंगे कि आप खुद ही सोचो जो भारतीय न्याय संहिता है कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट उसको ट्राई करेंगे। या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, और या ऐसे कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। तो आप मुझे बताइए क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है क्या? किसी को आइडिया है क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है क्या? कोई नो बताइए मैम। माइक ऑन करके, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोर्ट होता है लेकिन ट्राई कभी नहीं करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन नो कौन ट्राई मैम। करेगा? हाँ, कौन कौन ट्राई करेगा? या तो हाई कोर्ट, या कोर्ट ऑफ सेशन, या शेड्यूल फर्स्ट में जिसे बताएगा। अब शेड्यूल फर्स्ट में कौन कौन बताए होंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये बताए गए होंगे पीछे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो रेप केसेस होते हैं, मतलब रेप केसेस को 64, 65, 66, 67, 70 से लेकर 64 से लेकर 71 जो भारतीय न्याय संहिता स्पेसिफिकली डील करते हैं रेप केसेस में, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ये शब्द याद रखना, ऐसा इसका मतलब है एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ऐसा नहीं कि जो आदमी एक जज है, ऐसा नहीं कि वो प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता है, लेकिन यदि लेडी अवेलेबल है तो इट शैल बी प्रिसाइड ओवर बाय अ वुमन जज। ठीक है। और जो अदर लॉज है उनको कौन ट्राई करेगा? तो एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ when the any court is mentioned in behalf in such law be tried by such court। समझ लो मैंने क्या बोला? जब एनी अदर लॉ है, एनी अदर लॉ है तो उसको मैंने, आपको याद है मैंने याद याद करवाया था आपको कि कोर्ट कौन कौन से होते हैं एनी अदर लॉज के। या तो वह कोर्ट मतलब अफेक्ट नहीं करेगा, मैंने आपको याद करवाया था कि ये जो पीछे वाले कोर्ट है वो अफेक्ट नहीं करेंगे, पहले उन मतलब जो स्पेशल जो लॉज है उनमें जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, ये अपन पढ़ रहे हैं पावर ऑफ कोर्ट्स। पावर ऑफ कोर्ट्स की बीएनएस के कोर्ट कौन से होंगे, कौन ट्राई करेगा। और ये जो अदर लॉज है जो स्पेसिफिकली मेंशन है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली मेंशन इन बिहाफ ऑफ मतलब इन सच लॉ, उस लॉ में जो कोर्ट लिखे हुए हैं वो ट्राई करेंगे। और यदि कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट या वह कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, डन, इससे ज्यादा ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कौन से कोर्ट ट्राई करेंगे? बीएनएस के कोर्ट वह ट्राई, बीएनएस के केस वो ट्राई करेंगे। हाई कोर्ट ऑफकोर्स आप देखते हो, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और सीजेएम। तो ये जो तीन है वो पीछे शेड्यूल में दे रखे हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल 100% बोल सकती हूँ कि आपको बेरेक की एक एक लाइन याद करनी है, याद करनी है, आपको याद रख करना है कि पहले ये लिखा हुआ था, फिर नीचे पैराग्राफ में क्या लिखा होता कि प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज, क्या लिखा होता? प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमन जज, जब 64 से लेकर 71 बीएनएस दे रखा है। फिर हमने लिखा कि एनी अदर लॉ के कौन ट्राई करेंगे? एनी अदर लॉ के वह व्यक्ति ट्राई करेंगे जो उन स्पेसिफिक लॉज में दे रखे हैं। और यदि नहीं दे रखे हैं तो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन वर्ड लिखा हुआ नहीं है, हाई कोर्ट ट्राई करेगा, या वह कोर्ट ट्राई करेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए समझते हैं, देखते हैं, देखिए क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट नहीं पास, मतलब समझना, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि हाई कोर्ट को कितनी सजा पास कर सकते हैं। आपको समझना है कि हाई कोर्ट कितने भी तरीके की सजा पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट डेथ की सजा भी पास कर सकते हैं। तो मतलब क्या बोला? एनी सेंटेंस विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, एनी सेंटेंस विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। अब तो कोई मुझे इसका मतलब बताएगा कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? एनी सेंटेंस के अकबर ये ऐसे भी तो लिख सकता था कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, बट ये क्यों लिखा है ऑथोराइज्ड बाय लॉ? बताइए, एक शब्द इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता था कि एनी सेंटेंस। कोई भी इसका इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना चाहेगा? मैम, हेनरी सर। जो भी मैम पनिशमेंट जो लॉ ने ऑथराइज की हुई है, तो मतलब फिर भी एक एग्जांपल लाइक देकर बताओ। मैम जैसे पहले होता था टिक फॉर टैग वाली पनिशमेंट्स होती थी, ऐसा नहीं दे सकता हाई कोर्ट।
जो लॉ ने ऑथराइज करी है वो ही देगा, ऐसा नहीं हो कि किसी ने अब किसी का रेप समझ कर में दिया आ तो वो गया रेप होगा करवा देगा। कि अब समझना, जैसे ऐसा नहीं है कि चोरी की सजा है तो डेथ की पनिशमेंट पास कर देगा। ऐसे तो हाई कोर्ट के पास में डेथ की पनिशमेंट पास करने की भी एम्पावरमेंट, मतलब है तो ना उसके पास में डेथ की पनिशमेंट पास करने की भी पावर है। लेकिन ऑथर जब बोल रखा है कि चोरी में आप अप टू 3 इयर्स ही करोगे, मान लीजिए किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट के पास केस चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बोल देगा कि इसने इसको मारा तो इसको भी मार दिया जाए, इस तरीके से नहीं। ऑथोराइज्ड बाय लॉ का मतलब है कि जो जिस ऑफेंस के लिए ऑथोराइज कर रखी है। आई होप समझ में आ गया होगा। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कितनी पनिशमेंट पास कर सकते हैं? कितनी भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं एज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। यदि आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप शब्द लिख कर आओगे, आंसर एनी पनिशमेंट के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाना है। any punishment authorized by law. जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सॉरी सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज दोनों बराबर की पोजीशन के होते हैं। मैंने कल भी बताया है कि जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है वो कितनी ही पनिशमेंट मे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, लेकिन जो डेथ पनिशमेंट उसने पास करी है इट इज सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना है आपको। सबसे पहले हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट, ठीक है। फिर कोर्ट ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज एनी पनिशमेंट विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, बट जो डेथ की पनिशमेंट है इट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अब इसके नीचे सजा आती है सीजेएम। सीजेएम तो अब बस याद रखो, सीजेएम में पास एनी पनिशमेंट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, शब्द आपको सब में ये लिखने हैं। बट एक्सेप्शन क्या है, ना वो डेथ की पनिशमेंट पास कर सकता है, ना वो एलआई की पनिशमेंट पास कर सकता है, बट वो अप टू 7 ईयर, अप टू 7 ईयर। तो यहाँ पे अपन सिंपल शब्द में, ये सिर्फ सिंपल शब्द अपन याद करने के मकसद से बोल रहे हैं, लेकिन मेंस में आपको ऐसा नहीं लिखना है। मेंस में आपको पूरी लाइन लिखना है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर। बट हम यस याद करने के मकसद से बोल रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि सीजे में पास अप टू, मे पास इम्प्रीजनमेंट अप टू 7 ईयर। डन, समझ में आ गया होगा। और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कितनी सजा पास कर सकते हैं? 3 साल तक की। पहले इनका पनिशमेंट शायद 10,000 था, शायद नहीं, 100% 10,000 था। इसका पनिशमेंट बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपए। कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपए कर दिया गया है। और जो पनिशमेंट है, इस पे भी मैं चेंज कर लेती हूँ। देखिए, ये मैं इसको पर्पल कलर कर देती हूँ क्योंकि ये चेंज हो गया है पनिशमेंट ना, गलत, इसमें ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चेंज हो गया है। देखो यहाँ पहले 10,000 रुपए था, अब ये 50,000 हो गया, और एक नई चीज ऐड कर दी गई है। ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। पहले इस तरीके का कोई शब्द नहीं मिलता था। मजिस्ट्रेट सॉरी फर्स्ट क्लास, और सेकंड जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है टू 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है, 10,000 तक का पनिशमेंट दे सकता है और फाइन दे सकता है, और कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। आई होप आपको इससे ज्यादा तो और कोई मजिस्ट्रेट मिलेंगे नहीं आपको। और कौन मिल सकता है? यही मिलेंगे। और कुछ देख ले, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कोर्ट कौन कौन सी सजा दे सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसे कौन ट्राई कर सकता है? उसे हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और जो कोर्ट वो पीछे शेड्यूल में दे रखे हैं वो। फिर 64 से लेकर 71 जो रेप केसेस हैं उन्हें कौन ट्राई कर सकता है? उन्हें मतलब ट्राई नहीं, प्रेसाइडेड ओवर बाय, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, प्रेसाइडेड ओवर बाय वुमेन जज। फिर हमने पढ़ा कि जो अदर लॉ है उनमें कौन ट्राई करेगा? जो स्पेसिफिकली उन लॉज में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो हाई कोर्ट, या जो पीछे शेड्यूल में दे रखा है वो कोर्ट ट्राई करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। इस पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ, ये शब्द याद करना है, विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। फिर हमने पढ़ा सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस which is authorized by law, but the death punishment shall be subject to the confirmation of high court. फिर हमने पढ़ा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may pass any sentence which is authorized by law except death, except life imprisonment और except imprisonment more than 7 year। इन जस्ट हम क्या बोल सकते हैं?
टू 7 ईयर CJM पास कर सकता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास एनी पनिशमेंट विच इज मतलब एनी इम्प्रीजन जो पनिशमेंट है इस चीज का इम्प्रीजनमेंट है अप टू 3 ईयर्स, फाइन अप टू 50,000 एंड कम्युनिटी सर्विस। और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है 1 साल, 10,000 और कम्युनिटी सर्विस। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सब समझ में आ गया होगा मैं मानती हूँ। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं पुरानी जो जुडिशियल उसके अंदर है। ठीक है, पूछती जाऊंगी मैं और यदि आपको सही लगे तो बताते जाऊंगी। स्टार्टिंग से ही पूछ रही हूँ, सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए यदि आपको 2 नंबर का आंसर लग रहा है कि 2 नंबर का आंसर देना है तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फिर क्या लिखोगे कॉग्निजेबल और लिखोगे नॉन के कॉग्निजेबल। समझ में आया मैंने क्या बोला? यदि पूछा गया डिफरेंस 2 नंबर का, यहाँ पे जेजेएस में आया था। जेजेएस क्या होता है? झारखंड जुडिशरी होता है क्या? ठीक है, जीजीएस का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। आप कोई भी बता दीजिए जिसने क्लास फर्स्ट डे से ली है, सिर्फ मुझे 2 डिफरेंस बता दीजिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस होता है। मैं बोलती हूँ आप वो बता दें। अश्मिता। Yes, ma'am. बताइए कॉग्निजेबल नॉन। Cognizable arrests where police officer can arrest without warrant, हम्म। and non-cognizable offences where police officer cannot arrest without warrant. डन। और एक मैंने ये भी याद करवाया था, मतलब अब बता ही रहे तो इम्पोर्टेंट बताओ। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लगती है, क्या लगती है? एफआईआर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगती है? The complaint. कंप्लेंट। ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट भी लग सकती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। आई होप सबको याद होगा, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के लिए आप क्या करोगे? जो लिखा हुआ है ना, शायद 2E या जो भी देख लेना, सेक्शन नंबर अपन को याद करना है। मैंने अपन को आपको पहले भी कहा था, आप सबसे पहले वो डेफिनेशन का प्रोविजन लिख कर आओगे कि भाई यहाँ प्रोवाइड कर रखा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में। फिर आप बनाओगे टेबल और टेबल को बना के आप क्या कर दोगे? डिफरेंस कर दोगे। ठीक है, समझ में है? अब डिफरेंस है व्हाट इज द व्हाट, देखो सेकंड क्वेश्चन है, मैं बताती भी चाहती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी। आप 4 लिख कर आओ। आप ट्राई देखो, ट्राई करो कि 4 लिख कर आओ और अच्छे अच्छे डिफरेंस लिख कर आना। ऐसे एवी डिफरेंस मत लिख कर आना, अच्छे अच्छे डिफरेंस जो भी आपको नोट्स यदि ये मिलेंगे तो इसमें काफी अच्छे अच्छे डिफरेंसेस मैंने लिख रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो कोई बताएगा? एक बार हैंड रेज कर दीजिए जो जो बता सकता है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। रिया, खुशबू के अलावा और गरिमा, आप बताइए। 2 लाइन, ज्यादा नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन? ये क्वेश्चन है, अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बताइए। मैम इंक्वायरी जो होती है वो मजिस्ट्रेट के थ्रू मतलब मजिस्ट्रेट ही करवा सकते हैं और आपने यहाँ वहां इन्वेस्टिगेशन। पे डेफिनेशन में मजिस्ट्रेट और कोर्ट नहीं लिखा क्या? सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा है क्या? जाके जल्दी बेरेक खोल के देख कर आओ। जी मैम। मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट बोथ लिखा हुआ है। जी मैम। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट दोनों आएगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के पुलिस ऑफिसर और क्या लिखा हुआ है? या मजिस्ट्रेट के अलावा कोई इंसान मतलब कोई व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखा है। ठीक ऑथराइज है, किया हुआ है। जी हाँ मैम। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इज अ, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चन बताती जाती हूँ और मैं ही आंसर इसलिए देती जाती हूँ, मैं पूछती जाती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं आपको आंसर भी देती जाऊंगी, क्लास में एंड तक बने रहोगे तो आपके मेंस के भी ये क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसा हम हर 4-5 चैप्टर के बाद में करेंगे। जब आगे कंटिन्यू करोगे तो हर 4-5 वाले चैप्टर के बाद में कि भाई क्या क्या, अब जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस। आई होप आप सभी को आता होगा। मैं आप एक लाइन में बोलती हूँ, समन केस जो अप टू 2 ईयर होते हैं और वारंट केस जो मोर देन 2 ईयर्स होते हैं, डेथ एलआई से पनिशेबल होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है? बोथ आर जुडिशियल प्रोसीडिंग, लेकिन जो इंक्वायरी का रिजल्ट होता है वो तो या तो होता है डिस्चार्ज। मैंने आपको सब पढ़ाया, यदि आप क्लास में हो तो फर्स्ट डे से क्लास में मैंने अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन बताए।
इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर जुडिशियल प्रोसीडिंग, लेकिन इंक्वायरी का जो रिजल्ट होता है वो दो हो सकते हैं, या तो डिस्चार्ज या चार्ज फ्रेमिंग, और ट्रायल का जो रिजल्ट होता है वो होता है कन्विक्शन, व्यक्ति को या तो कन्विक्ट कर दिया जाएगा या एक्विट कर दिया जाएगा। एक बार मैं हर क्वेश्चन के बाद पूछ लूंगी, हैंड रेज करते जाइए, समझ में आना चाहिए। फिर क्वेश्चन हुआ, अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल? हम आराम से दे सकते हैं, राइट नोट्स ऑन वारंट केसेस, राइट नोट्स ऑन वारंट केसेस। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे वारंट केसेस की, और क्या लिख सकते हो कि वारंट केस में वारंट ट्रायल चल सकता है, और वारंट केस, बस इतना ही। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट इज द मटेरियल पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस? तो आप लिख सकते हो कि समन केस में चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि में बना सकता है, उसे सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन सुनाया जाता है, लेकिन समन केस में चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, वारंट केस में चार्ज बनाया जाता है। ठीक है, फिर पूछा है अगेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल नॉन बेलेबल? बेलेबल जिसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है और पीछे शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है। नॉन बेलेबल जिसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलता है, मिल सकती है लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलता है, पीछे शेड्यूल में जिसे नॉन बेलेबल बताया गया है। डिफरेंस अगेन सेम क्वेश्चन, तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये अलग अलग जुडिशरी के क्वेश्चन है। जैसे आज जब मुझे याद है आरजेएस में जो क्वेश्चन आए थे प्री में, वो वो जो एचजेएस, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के क्वेश्चन आए थे, मैं देख रही थी ना, तो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी, भाई यहाँ मैक्सिमम कितना खींच लेगा इंसान, सब बेरेक्ट में लिखा हुआ है, बेरेक्ट से बाहर तो क्या चला जाएगा, केस लॉस जाते हैं बेरेक्ट से बाहर। ठीक है, तो अगेन सेम क्वेश्चन है, इंक्वायरी ट्रायल। कंप्लेंट को डिफाइन कर दीजिए, तो हमें पता है कंप्लेंट क्या है, ओरल और रिटन एलिगेशन टू द मजिस्ट्रेट, कि आप उस पे एक्शन लो कि एक पर्सन चाहे जो नोन हो या अननोन है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, याद रहना चाहिए आपको। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन है कि जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो व्यक्ति तो बन जाता है, जो पुलिस ऑफिसर है वो तो बन जाता है कंप्लेनेंट, और जो रिपोर्ट जा रही है वो बन जाती है डीम्ड कंप्लेंट। एक बार हैंड रेस करो, याद आए होना चाहिए आपको। वारंट केस हम पढ़ चुके, इंक्वायरी हम पढ़ चुके, कॉग्निजेबल ऑफेंस हम पढ़ चुके, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जो 193, अब यहाँ 173 नहीं आएगा, 193 में पुलिस द्वारा करी जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी को डेफिनेशन याद है क्या? एक बार हैंड रेस करके वही जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन बता दीजिए, किसी को भी याद है क्या? प्रिया बताइए। Ma'am, any proceeding which in which evidence is or may be taken on oath. तो वहां पे क्या लिखा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स, जब वर्ड है इंक्लूड्स तो Includes. इंक्लूड्स लिख कर आओगे ना। जुडिशियल प्रोसीडिंग तो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, बट इंक्लूड्स जहां पर एविडेंसेस लीगली मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कॉग्निजेबल अगेन पूछा है, नॉन बेलेबल अगेन पूछा है, समन केस अगेन पूछा है, बेलेबल और नॉन बेलेबल केस पूछा है, व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये अगेन पूछ लिया, वारंट केस, डिफाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस, डिफरेंस बताओ ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, आप लोग आराम से लिख सकते हो। कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट में डिफरेंस बताओ। कंप्लेंट तो कौन, एक जो विक्टिम है या अन्य व्यक्ति कोई भी फाइल कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट जो होता है वो पुलिस रिपोर्ट 193 में फाइल की जाती है पुलिस वाले के द्वारा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, व्हाट इज, तो ये जो चैप्टर 1 था ना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, तो आप इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखोगे, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कौन करता है, जो पुलिस ऑफिसर है वो करता है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसे कोर्ट ने कहा है, ऑथोराइज किया है कि करो। और ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिगेशन, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो ये अपने डेफिनेशन क्लॉज के, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बेल, क्योंकि नया ऐड हुआ है, व्हाट इज बेल बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैंने आपको कहा था जिसमें ट्रांसमिट की जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैनर के थ्रू। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो हम पढ़ रहे थे ना ऑडियो वीडियो मीन्स, तो ये आपकी नई डेफिनेशन, तो 100% ये पता रहता है ऑलरेडी, मतलब अनुमान हो जाता है कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड, ठीक है, तो व्हाट विच आर द क्रिमिनल कोड्स, तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, कभी भी भूलना नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को भूलना नहीं है।
बच्चे इन 3 को भूल जाते हैं, लिख के आ जाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है, इनको नहीं भूलना है आपको, जो मैंने 3 बोले, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो स्पेशल कोर्ट के अंदर है। फिर है हु कैन अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, बहुत अच्छे से हमने 3-4 बार पढ़ा है। हु कैन अपॉइंट, प्रिया के अलावा। अब मैं बोलूंगी और आप प्लीज बोलना। ठीक है, खुशप्रीत, यदि आप बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी माइंड में आ रहा है आपको, हु कैन अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सबको हाँ बोलो जी। ना जिसे जिसे हमने याद करा। हाँ स्टेट जी। गवर्नमेंट किसके लिए करेगी? हाई कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेशन कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट तो शैल, और सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर मैंने आपको शब्द याद करवाया था कि डीएम एक पैनल बनाएगा सेशन जज के साथ में, बनाएगा, कहा था मैंने, उसमें से अपॉइंट होंगे। फिर मैंने बोला था कि स्टेट का यदि रेगुलर कैडर है, यदि स्टेट का रेगुलर कैडर है तो उसमें से अपॉइंट होंगे, और यदि रेगुलर कैडर में नहीं मिल रहा है व्यक्ति तो अब पैरेलल में जाएगा। एक बार हैंड रेज करो, सिर्फ 4 पॉइंट है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है अपन को। 4 पॉइंट, 2 नंबर का क्वेश्चन, 4। हु कैन अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? फिर कौन है? कैन अ पुलिस ऑफिसर बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? कोई भी बताइए, क्या एक पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? अश्मिता। Yes, ma'am, but he shall not conduct any inquiry, investigation, sorry, इंक्वायरी नहीं है, मैंने अभी याद investigation. करवाया, इन्वेस्टिगेशन में उसने पार्ट नहीं लिया हो। जिस ऑफेंस के लिए अक्यूज को ट्राई किया जा रहा है उसमें उसने पार्ट नहीं लिया हो, और वो इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। एक बार हैंड रेज करो, याद करना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया, कैन अ पब्लिक ऑफिसर बी अपॉइंटेड? कुछ नहीं होता, देखो, मेंस इज नथिंग, बट आपको लिखने की कला आनी चाहिए। आपसे पूछा गया, कैन अ पुलिस ऑफिसर बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर? आप लगाओगे, लिखोगे प्रोविजन सेक्शन 19, सेक्शन 19 लिखोगे, सेक्शन 19 का आप लिखोगे सब सेक्शन 3। ठीक है, कि डीएम कैन अपॉइंट एनी पर्सन, डीएम कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट एक्सेप्ट द पुलिस ऑफिसर should not involve should not taken part in the investigation for which the accused is charged। ठीक है, एंड द सेकंड वन, कि वह इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा गया, फिर आप देखो, आपने लिखा प्रोविजन, प्रोविजन के बाद लिखा क्वेश्चन, आप लिखोगे क्वेश्चन, कैन पुलिस ऑफिसर बी अपॉइंटेड? आप लिखोगे कंक्लूजन ना लास्ट में, यस अ पुलिस ऑफिसर कैन अपॉइंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यदि वो उन 2 जो एक्सेप्शन ऊपर दिए गए हैं उसमें कवर हो नहीं रहा है तो वह क्या कर सकता है? तो वह असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है। तो आपका आंसर इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल ज्यूरिडिक्शन? तो मैंने आपको बताया था लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या है, जहां पर जो कोर्ट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया हाउ मेनी क्लासेस ऑफ कोर्ट, मैंने कई बार आपको बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा गया हाउ मेनी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर जो बीएनएसएस है, एंड व्हाट मैनर, ये आपको नहीं देखना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मजिस्ट्रेट आर इन योर स्टेट, ये पूछा गया है क्वेश्चन। हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? ठीक है, ये पूछा गया है। व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर द बीएनएसएस? अब ये पूछा है, अ सेशन जज लीव्स हिज सेशन डिवीजन, हु कैन डिस्पोज द अर्जेंट एप्लीकेशन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? एक सेशन जज ने सेशन डिवीजन को लीव कर दिया है, अर्जेंट मैटर कौन सुनेगा? माइक एक बार हैंड रेज करिए, और कौन बोलेगा उनको करने के लिए? रिया के अलावा मैं बोलती हूँ, माइक ऑन कर लेना। आप बताइए, रोहित आप क्लास में है, बताइए। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि सेशन जज ने क्या कर दिया है? सेशन जज, भाई ये 3 ही थोड़ी बताएंगे, प्रिया, अश्मिता, खुशबू है, नीरम, और कोई भी बताइए। रोहित यदि आप क्लास में है तो माइक ऑन करिए। देखो, माइक ऑन करने में कुछ भी नहीं जाएगा, सबको नहीं आता। अभी मान लो कि सब बराबर के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी बोलने की प्रैक्टिस बढ़ेगी और यही बोलने आपको इंटरव्यू में काम में आएगा। तन्वी आप क्लास में है, माइक ऑन करिए, कोई भी माइक ऑन करके बताइए इन 4 के अलावा।
कि क्या सेशन जज ने क्या कर दिया, सेशन जज का तो हो गया सीट वेकेंट, तो कौन अर्जेंट केसेस ट्राई करेगा? अरे सबको याद होना चाहिए, मैंने कितना रट रट के बोला है, मैंने बार बार की हाई कोर्ट बताएगा। कौन ट्राई करेगा? एडिशनल सेशन जज ट्राई करेंगे। कौन ट्राई करेगा? एडिशनल सेशन जज ट्राई करेंगे। और यदि एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सीजेएम को भी बोला जा सकता है कि आप ट्राई करो। एक बार याद रखो, हैंड रेज करो और याद रखो, ठीक है। और पूछा गया है व्हाट कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई जुवेनाइल्स, ये हटा दिया गया है अभी इसके अंदर से, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट अ सीजेएम कैन पास अ सेंटेंस, क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट अ सीजेएम कैन पास अ सेंटेंस। अब तो बता दीजिए, रोहित क्लास में है, आप बताइए कि सीजेएम कितनी सजा पास कर सकता है। माइट किसी के नेट में भी इशू है, मैं मानती नहीं हूँ नेट में इशू है, जो नहीं बता रहा है मतलब उसको नहीं आता, जैसे मुझे पहले। Any punishment except life imprisonment and death. अच्छा, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एनी पनिशमेंट, तो मतलब 10 साल की सजा पास कर सकता है रोहित? 10 साल की सजा पास Yes. कर सकता है क्या? No, ma'am. सिंस Below 7 years. अप Below टू 7 years. 7 ईयर्स, पूरी Yes, ma'am. Up डेफिनेशन to आपको 7 years. याद रखना है। अ सीजेएम कैन पास एनी पनिशमेंट विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, एग्जाम में आए तो ऐसे नहीं लिखना अप टू 7 ईयर्स, ये बहुत ही वाहियात तरीका है एग्जाम में लिखने का। आप मेंस लिख रहे हो, वो भी जुडिशरी का मेंस लिख रहे हो कि सीजेएम में पास एनी पनिशमेंट विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ, एक्सेप्ट लाइफ इम्प्रीजनमेंट और एक्सेप्ट इम्प्रीजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि अप टू 7 ईयर आप पास कर सकते हो। What sentence can be passed by a magistrate? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की लिखनी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की लिखनी है। आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया, यूपी में पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय अ मजिस्ट्रेट्स इन क्रिमिनल केस, तो आप इसमें कौन कौन से लिखोगे? क्या आप इसमें सेशन जज लिखोगे? खुशबू, क्या सेशन जज लिखोगे आप इसके अंदर? Magistrate of first class and second class. तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं And होता? CJM. I am also. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना किस तरीके से हमें मीन्स लिखना। क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन एक बार पढ़ो फिर दूसरी बार भी पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है क्वेश्चन में, यदि हम पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं पढ़ते अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। हमेशा आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है मीन्स में। फिर पूछा गया है कि ये सब to what extent a magistrate and a session judge can pass a sentence in default of payment of fine, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिर पूछा है what is the maximum punishment that can be passed by a session judge, तो आपको पता ही है हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, any punishment which is authorized by law but subject, वो वाला जो that punishment है it must be subject to the confirmation of high court। ठीक है, सीजेएम कितनी सजा पास कर सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो जो मैंने क्या कहा, जो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन है आपके आरजेएस के, जो सारी जुडिशरी, मैंने सारी जुडिशरी कवर कर ली, चाहे डीजेएस हो चाहे यूपीजेएस हो। देखो इसके अंदर सब चीजें, इसमें सारे क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हुए हैं और हमने सारी जुडिशरी जो भी हमने पढ़ा उसमें से सारे क्वेश्चन हम मेंस के प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, कल आपका लास्ट क्लास है डेमो का, इसके बाद में एक भी, क्योंकि इतनी मेहनत लग जाती है पढ़ाने में, मैं सही बता रही हूँ, भग भग के आना। तो ठीक है, जिसको भी क्लास कंटिन्यू करनी हो तो पहले ही बता देना, मैं सारी बुक्स के नाम भी बता दूंगी, नोट्स भी शेयर कर, ठीक है। थैंक यू, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.